अगर किसी विमेन को डायस्टेसिस रेक्टाई वाली प्रॉब्लम है, उसको कैसे पता लगेगा? क्या वो खुद से एग्जामिन कर सकती है? डेफिनेटली डायस्टेसिस रेक्टाई को एग्जामिन करने के लिए एक सेल्फ टेस्ट होता है एंड आप उसको फिंगर से अपनी विड्थ को चेक कर सकते हो कि कितनी विड्थ है आपके मसल्स में। फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है? सो पोस्ट प्रेगनेंसी फिजिकल प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर को निकल जाता है। Hey everyone, I am Mokshita and today's episode is a special one. So हम सभी जानते हैं एक विमेन के लिए वो कितना स्पेशल मोमेंट होता है जब वो एक मदर बनती है, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम्स एक विमेन फेस करती है हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। चाहे वो वेट मैनेजमेंट इश्यूज हो या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो और वो पेनफुल रिकवरी, नो वन प्रिपेयर्स देम फॉर। सो इसलिए आज हमारे साथ प्रकृति हैं जो कि एक सर्टिफाइड प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी कोच हैं। आज हम उन्हीं से ही जानेंगे कि कैसे एक मदर इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है और कैसे वो अपने आप को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। हाय प्रकृति, वेलकम टू द शो। वी आर सो ऑब्लाइज्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर राइट, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करो कि आपने ये सब कैसे स्टार्ट किया। सो बेसिकली आई एम मास्टर्स इन केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है and after that I used to teach as a lecturer. All right. But soon after that I realized कि वो सब करते करते कहीं ना कहीं मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। Then I started reading about it and soon I realized that लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस है फिटनेस के बारे में एंड स्पेशली जो विमेन हैं वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती एंड पोस्ट प्रेगनेंसी उनको कैसे रिकवर करना है और अपनी कंडीशन से कैसे बाहर आना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है वो नहीं कर पाते। सो वो सब कुछ सोचते हुए मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ फिटनेस कोच। ओके, सो करंटली यू आर अ प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी कोच, राइट? Yes. सो आप किस तरह के क्लाइंट्स के साथ डील करते हो? मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर विमेन। ओके। एंड विमेन भी अगर मैं बात करूँ तो प्रेग्नेंट विमेन एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के साथ बेसिकली मैं डील करती हूँ। तो अगर किसी को कंसीव करना हुआ या फिर जो प्रेग्नेंट लोग हैं उनको किस टाइप का वर्कआउट करना है, किस टाइप की डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो आई गाइड देम अबाउट दैट। एंड ऑल्सो पोस्ट प्रेगनेंसी इज़ द मेन कंसर्न कि जहाँ पे विमेन अपने आप पे फोकस नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास एक बेबी भी होता है हैंडल करने के लिए और बाकी सारी घर की और भी सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। एंड वहाँ पे है जब उनको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई उनको सुन पाए, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए, वो अपनी हर टाइप की प्रॉब्लम शेयर कर सके एंड हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर थ्रू एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स। All right. So as per your client experience, what do you think कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद सबसे बड़ी या मेजर प्रॉब्लम कौन सी फेस करते हैं? मेजर प्रॉब्लम होती है कि मदर्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती, इतना मेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें और अपना भी अच्छे से ख्याल रखें। एंड postpartum depression is the most common issue that is seen these days, which happens mostly because क्योंकि women बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुकी होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब बच्चा होने के बाद वो अपना ध्यान तो रख नहीं सकती, बच्चे का भी ध्यान रखना है, तो वो वेट गेन होता रहता है, उनमें इतनी ताकत होती नहीं कि वो बच्चे के सारे काम करे, अपने सारे काम करे। वर्क प्लेस पे वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पुराने कपड़े नहीं आ रहे होते। तो ये सारी चीज़ों से ना वो डिप्रेसिव थॉट्स इतना सैड हो जाती हैं, इतना डिप्रेशन आ जाता है कि उनको लगता है कि भाई अब तो दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब तो मेरा तो कुछ है ही नहीं है, अब तो सब कुछ बच्चे के लिए ही है एंड मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। सो इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल दोज वुमेन कि प्रेगनेंसी के बाद आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, इट्स अ न्यू जर्नी एंड यू कैन स्टिल गेट बैक टू योर शेप। जो आपकी प्री प्रेगनेंसी शेप थी आप उस पर वापस आ सकते हो, इट्स नॉट द एंड। ओके, सो एक पर्टिकुलर मैंने ऐसा सुना है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद फिर जब वो वेट गेन होता है तो एक पर्टिकुलर वेट ऐसा होता है जो जाता ही नहीं है प्रेगनेंसी के बाद। ऐसा नहीं है। वो
ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी में ही हो। हम कई बार बोलते हैं कि प्लेट्यू हिट हो गया। प्लेट्यू मतलब कि एक पर्टिकुलर वेट पे हो आप और उसके बाद आपका वेट ड्रॉप ही नहीं हो रहा। वो तो अगर कोई इंसान प्रेगनेंसी से नहीं भी गुजरा है उसको भी हो सकता है ना। तो बेसिकली प्रेगनेंसी के बाद ऐसा अगर आप किसी को लगता है कि ऐसा हुआ है कि वेट स्टक हो गया है, तो वो इसीलिए ही होता है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द राइट काइंड ऑफ थिंग्स। आप बहुत ही क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो प्रॉब्ली, आप ऐसा कुछ डाइट फॉलो कर रहे हो जो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन ही नहीं कर सकते। जब आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, आप अपने लिए कुछ अलग अलग कैसे बना के खाओगे, राइट? तो डाइट पोस्ट प्रेगनेंसी शुड बी सच दैट कि कोई मदर ब्रेस्ट फीड भी कर सके, उसकी फीडिंग भी इफेक्ट ना हो, एंड वो उसके लिए उसका काम भी ना बढ़े ज़्यादा, और वो उसको सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके। कोई भी डाइट तभी आपके लिए अच्छी है जब आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे से अपना सको ज़्यादा टाइम तक। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देन इज द टाइम कि जब आपका वेट बिल्कुल स्टक हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बाद कितनी भी कोशिश करो आप उस तरीके से उस डाइट को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, राइट? क्या तो डाइट शुड बी सच दैट कि इजीली फॉलो हो सके किसी से भी। अच्छा, एक मुझे लगता है कि स्ट्रेस भी बहुत मेजर फैक्टर है। अगर कोई वुमेन स्ट्रेस में है तो तब भी वेट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है। स्ट्रेस मतलब आपके हॉर्मोन्स ही इतने हेवायर हो चुके हैं कि आपकी बॉडी को जैसे वर्क करना चाहिए वैसे नहीं वर्क कर रही। स्ट्रेस हो गया, स्लीप डेप्रिवेशन हो गई, जो कि एक्चुअली होती है प्रेगनेंसी के बाद, सो नहीं पाते हैं ना। हाँ, तो उसके बाद तो जैसे कि मैंने बोला कि वेट लूज करना और भी मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए इट इज़ द राइट अप्रोच वुड बी कि आप प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद ना वेट लॉस का सोचो। आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले भी अपने आप को फिट रखो, ताकि आपकी जो पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी है वो इजी रहे। आपको अपनी शेप में वापस आना इजी रहे। ना तो आप अपना प्रेगनेंसी में वेट ज़्यादा गेन करोगे, और ना ही अगर ज़्यादा गेन नहीं होगा तो उसके बाद आपको वेट लूज़ करने में भी इजी रहेगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं गेन किया तो आपको उतना ही स्ट्रेस भी कम रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को देख के फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं क्या बन गई हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया, अब तो पिछले जैसा बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोज आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली लीड टू स्ट्रेस। सो वो स्ट्रेस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी थिंग, इट इज़ बिकॉज आप पहले ही आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं था, एंड बाद में तो आप नहीं ध्यान रख सकते डेफिनेटली। तो इस वजह से होता है वो सब कुछ। फैमिली एक बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके अगर हस्बैंड हो गए, चाहे मदर इन लॉ या ओन पेरेंट्स, तो स्ट्रेस से बहुत इजीली वो ओवरकम भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। तो आजकल तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द वुमेन आर ब्लेस्ड कि उनके जो हस्बैंड्स हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। अगर नहीं भी है किसी का सपोर्ट तो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं है तो आप अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है पोस्ट प्रेगनेंसी उसको स्लो रखो। आपको इमीडिएटली वेट लॉस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब प्रेगनेंसी हो गई या डिलीवरी हो गई कि अब मुझे 3 महीने में बैक इन शेप आना है या फिर मुझे 6 महीने में ही आना है। आप सोचो, एक तो आपके पास हेल्प नहीं है, ऊपर से आपके पास एक छोटा सा बेबी है जिसको अभी आप संभालना सीख रहे हो, उसके साथ आप अपनी डिलीवरी से भी रिकवर कर रहे हो, राइट? तो गिव योर सेल्फ दैट टाइम। अगर कोई और नहीं साथ दे रहा है, एटलीस्ट आपको अपना साथ देना है तब। सो ये तो जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स थी हमने उनको डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है? सो पोस्ट प्रेगनेंसी फिजिकल प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर को निकल जाता है, एंड कुछ लोग होते हैं जिनका वेट बिल्कुल कम भी हो जाए, वो अपने नॉर्मल वेट पे भी आ जाए, फिर भी उनको यही कंप्लेंट रहती है कि भाई हमारा पेट तो अभी पहले जैसा ही है, उतना ही बल्ज कर रहा है, हम अभी भी प्रेग्नेंट लगते हैं। तो दैट इज़ अ कंडीशन नोन एज डायस्टासिस रेक्टाई।
डायस्टेसिस रेक्टाई अगर मैं बिल्कुल कॉमन एंड सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं, जो आपकी सिक्स पैक एब मसल्स होती हैं, सबके पास होती हैं वो, ठीक है, ऊपर फैट होता है तो इसलिए वो चुभ जाती हैं, बट जो वो मसल्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर द बेबी होता है तो वो स्ट्रेच आउट हो जाती है। जब वो स्ट्रेच आउट होती है तो वो वीक हो जाती है। किसी इलास्टिक को जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो वो भी लूज हो जाता है ना, वैसे ही वो वीक हो जाती है। अब जब वो वीक हो गई है एंड अगर वो पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि अब आपको उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा थ्रू एक्सरसाइज, राइट। तो जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, वो मसल्स खुद से अपने आप को होल्ड कर पाएंगी एंड तब जो है आपका पेट वापस इन शेप आने शुरू हो जाएगा। सो दैट इज अ कंडीशन विच इज डायस्टेसिस रेक्टाई। इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज बिकॉज आजकल लोगों के पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है एंड अपना इतना ख्याल नहीं रख पाते। प्री प्रेगनेंसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। पहले टाइम में ऐसा होता था कि लोग पहले डे टू डे एक्टिविटीज ही बहुत अच्छी होती थी, है ना, तो उनको स्पेशली एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती थी। आजकल आपको पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी फिट आफ्टर प्रेगनेंसी टू। दूसरी एक और कॉमन कंडीशन जो है दैट इज पेल्विक फ्लोर वीकनेस। पेल्विक फ्लोर वीकनेस की अगर हम बात करें तो उसमें हो जाता है जैसे कि यूरिन लीकेज होती है कुछ लोगों को। तो प्रेगनेंसी में आपको जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बेबी का भी, तो विमेन को यूरिन लीकेज की इशू रहता है। और वो कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी भी रहता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, उसके बाद भी आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आपको 2-2 मिनट बाद वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है ना, बिकॉज दोज मसल्स आर अगेन वेरी वीक। तो दैट स्ट्रेंथनिंग नीड्स टू बी डन। तो हेयर इज वेयर अ पोस्टपार्टम कोच जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेयर यू शुड बी एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम। यू शुड नॉट बी स्टार्टिंग विद ऑल द रेगुलर एक्सरसाइजेज जो आप पहले कर रहे थे। आप उसको अब पोस्ट प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। आपको पूरा रिहैब करना पड़ेगा एंड धीरे 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 करके आप उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज करो। सो इनकी एक्सरसाइजेज अलग होती हैं, नॉट लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल। यस, मतलब एक्सरसाइज को करने का तरीका होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं हम, लेकिन यू नीड मोर फोकस बिकॉज दैट मसल इज एक्चुअली नॉट वर्किंग, राइट। आपने फिजियोथेरेपिस्ट देखे होंगे, आप को अगर कोई आपका बॉडी पार्ट या कोई आपकी मसल इंजर हो गई है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कोच के अंडर नहीं करोगे, आप पहले उसको रिहैब करोगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, राइट। उसी टाइप से पोस्ट प्रेगनेंसी कोच जो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको उस चीज को गाइड करेगा। यस। एंड एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैक पेन, जो सबको बहुत कंप्लेन रहती है। तो सबको लगता है बैक पेन तो होगा ही प्रेगनेंसी के बाद। ऐसा नहीं है। सबसे मेजर कॉज है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हो और पहले भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड अब बच्चे का ध्यान रखते रखते बार बार आपको झुकना पड़ रहा है। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पोस्चर। आप गलत टाइप से झुक रहे हो, गलत टाइप से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से वो बैक पेन वर्स हो जाता है। तो जैसे जैसे आप देखना कि आप अपने रूटीन में वापस आओगे, आप एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करोगे थोड़ी सी, तो बैक पेन आपका 100% चला जाएगा। मतलब आई एम अ मदर माई सेल्फ, मेरा 5 months का बेबी है एंड टिल डेट मुझे कोई बैक पेन नहीं हुआ तब जब मैंने गलत तरीके से कुछ किया एंड व्हेन आई टुक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स देयर वाज नो बैक पेन एट ऑल। राइट। सो जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक प्रॉपर कोच की सुपरविजन में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली। डाइट बहुत मैटर करता है। अच्छा, वन थिंग यू सेड के प्रेगनेंसी के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, सो एक्सरसाइज करने के लिए भी वी नीड दैट स्ट्रेंथ। यस। तो कैसे मैनेज करेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मूवमेंट्स
जो कि आप बिल्कुल बेड पे लेट के भी कर सकते हो। तो बच्चा सो रहा है, आप उसके साथ में लेट के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, 10-15 मिनट की मूवमेंट्स होंगी, जस्ट टू ब्रिंग योर बॉडी बैक टू द नॉर्मल वर्किंग, है ना। तो आपको हल्की हल्की मूवमेंट से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे मूवमेंट करोगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। हमें लगता है कि हमें स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करना है, ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ कुछ मूवमेंट्स को डेली रिपीट करोगे, यू विल रियलाइज आफ्टर फ्यू डेज कि वो मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ईजी हैं एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। 10-15 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है, वो भी बेड के ऊपर ही करना है, राइट। तो आप स्टार्ट करो, 10 दिन बाद यू विल फील बेटर। उसके बाद आप थोड़ा सा और प्रोग्रेस करोगे, देन वील चेंज द एक्सरसाइजेस, देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप स्ट्रेंथ। उसके बाद आपको खुद को अच्छा लगने लग जाएगा। मतलब इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें ना आप बस यू जस्ट हैव टू सी कि आप थोड़ा सा कर रहे हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, देन थोड़ा सा और करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर बेटर। वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा एंड अपने आप को देख के वो खुशी होती रहेगी। बस 10-15 दिन की बात है, उसके बाद आपको खुद ही वो मोटिवेशन मिलने लग जाएगी कि हाँ आपको करना है। एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, so whenever I provide a plan to my clients, that is the main thing that we work on. Okay. कि अगर किसी का plan 3 months का है, तो I understand कि it is not possible to remain motivated all the days. Right. So there are always follow-ups. So I keep messaging them. I ask them every day, every alternate day, depending on the client, कितना उनको क्या support चाहिए, कि आज आपने exercise किया, आपने कितने स्टेप्स किए, कितना वॉक किया, ठीक है। घर पे ही वॉक, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बस आप थोड़ा बहुत चल रहे हो। आपने खाने में क्या खाया, ठीक है। अगर इतना भी कोई किसी को पूछ लेता है तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा हर रोज़। और अगर आप, इट्स नॉट अबाउट गिविंग 100%, इवन इफ यू डू 50% एवरी डे, यू विल बी एबल टू सी रिजल्ट्स। ओके, यस। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि अगर हम प्रॉपर डाइट भी लेते हैं ना, एक डाइट होती है हमारी, जैसे ताकत वाली चीज़ें खा लो और रेस्ट करो बॉडी को, तो भी आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हो। वो जैसे मैंने कहा कि उनके टाइम में, क्योंकि वो लोगों की एक्टिविटी तो बहुत अच्छी थी, तो उनको इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमें तो हर चीज़ के लिए मशीन्स मिली हुई हैं। वो तो हाथ से कपड़े धोते थे, इतनी दूर दूर से पानी भी लेके आते थे, कई बार बहुत कुछ होता था, बर्तन धोते, झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं। हम तो आजकल कुछ नहीं करते, राइट। तो वो एक्सरसाइज उनके लिए वो एक्सरसाइज थी। हमारे लिए तो वैसा कुछ नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। एंड आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। ये मत सोचो कि प्रेग्नेंट हो जाऊंगी उसके बाद स्टार्ट करूंगी, उसके बाद इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपको इतना एडजस्ट नहीं कर पाओगे आप। तो अगर आप पहले ही कर रहे होगे तो एटलीस्ट उस चीज़ को थोड़ा कॉन्टिन्यूशन में कुछ दिन, बेशक आप ऐसा मत करो कि आप रेगुलरली करो, बट प्रेगनेंसी में चलो हफ्ते में 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, वो भी कर रहे हो ना, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। क्योंकि आपका वेट गेन नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा तो वो लूज़ करने में ईजी होगा पोस्ट प्रेगनेंसी। एंड सेम कि वो डिप्रेसिव थॉट, स्ट्रेस वगैरह वो भी कम रहेगा, सब मैटर करता है। यस बिल्कुल। आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट जो सी सेक्शन मॉम्स होती हैं उनके लिए रिकवरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। कंपैरेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बिकॉज मेजर अब्डोमिनल सर्जरी होती है सी सेक्शन। तो आपकी जो अब्डोमिनल मसल्स हैं, या जो 7 लेयर्स को हम कट करते हैं एंड तब जाके एक बच्चा बाहर आता है, तो उसको रिकवरी में तो टाइम लगेगा। थोड़ा सा ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको बिल्कुल बेड रेस्ट करने को बोल देते हैं। एंड सी सेक्शन के बाद मॉम को तो, जो अभी न्यू मदर है, उसको तो अपने बच्चे का वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा उसको पहले दिन से ही। तो इस वजह से रिकवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि उसको उस टाइप का रेस्ट नहीं मिल पाता जो कि एक्चुअली चाहिए होता है। सो बिकॉज एक सर्जरी हुई है, कट लगा है आपकी बॉडी में, एंड द रिकवरी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जिसको उसको जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही। तो हम बोलते हैं कि यूजली 6 वीक्स तो लगते हैं उसको, स्कार को अच्छे से थोड़ा सा बाहर से ठीक होने में। बाकी इंटरनली जो हीलिंग होती है उसको तो हम कह सकते हैं कि साल तक लग जाता है, बिल्कुल इंटरनली अच्छे से हील होने में।
बाहर से आपको देख के लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट. उसको बहुत अच्छे से हील होने में बहुत टाइम लगता है. एंड वही अगर हम वेजाइनल डिलीवरी की बात करें तो ईजी वो भी नहीं होती, एंड रिकवरी में उसमें भी टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी. कुछ लोग होते हैं जिनको टीयर्स हो जाते हैं वेजाइनली डिलीवर करते हुए, सो इट इज़ 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री टेयर. तो इसका मतलब है कि वो इतना ज़्यादा टीयरिंग हो जाती है कि उनको फिर वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम होती है. साइज ऑफ द टीयर, yeah, the size of the tear, the degree of the tear actually suggests the size of the tear. तो जितना ज़्यादा टीयरिंग होगी उतना उनको फिर वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होगी, बाकी सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगी. एंड जैसे कि मैंने बोला पेल्विक फ्लोर वीक अगर बहुत ज़्यादा होगा तो प्रोलैप्स के चांसेस बहुत होते हैं. प्रोलैप्स हम बोलते हैं कि जब आपके जो ऑर्गन्स हैं यूट्रस वगैरह वो आपका विजाइना से बाहर आने को होता है, तो मतलब इट एक्चुअली शिफ्ट्स डाउन, shifts from its original position, तो that is prolapse. And obviously prolapse अगर कोई भी चीज़ अपनी original position से shift हो गई है, it is not healthy, right? Definitely. So it leads to many other issues as well. So yeah, recovery is definitely difficult, and that is why if you have not gained more weight, everything is going to be much smoother comparatively. Okay. जैसे आपने पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, डायस्टेसिस एंड वन मोर वाज देयर Urine leakage. yes, backache. सो यू सेड के हम एक्सरसाइज करवाते हैं उससे वो ठीक हो जाता है. हाँ, उसके कोई सर्जिकल ऑपरेशंस भी होते हैं जिससे वो फिक्स हो सकता है? यस बिल्कुल होते हैं. डायस्टासिस रेक्टाई को सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, बट सर्जिकली इज अगेन कि अगर आपको अपनी बॉडी पे कट्स लगवाने हैं सर्जरी से, एंड सर्जरी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव, राइट. सर्जरी इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, ओके, जो कि ऐसा होगा कि उसको आपकी मसल्स को आपस में बाइंड कर देंगे. Okay. ठीक है, दे आर गोइंग टू कनेक्ट Stitches होंगे उसमें. थ्रू या सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, सम Okay. स्टिचेस और समथिंग, राइट. बट आपकी मसल्स वीक हैं अभी भी, तो जो ये कोर मसल्स होती हैं ये आपको हर चीज़ में हेल्प करती है. आपको खड़े होने में हेल्प करेगी, बैठने में हेल्प करेगी, ठीक है, टर्न ट्विस्ट हर चीज़ में हेल्प करेगी, वेट लिफ्ट करने में हेल्प करेगी. यू कैन सी कि जब भी आप कोई वेट लिफ्ट कर रहे होगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आपका पेट पे जोर लग रहा है. Okay. अगर वही मसल्स आपकी वीक हैं तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते. एंड कोर मसल्स वीक मीन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बैक पेन सम और द अदर डे. ठीक है, तो बैक पेन होने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि आपकी कोर मसल्स वीक है. बेसिकली कोर इज दिस, ये फ्रंट टू बैक एवरीथिंग, दिस इज ऑल कोर इंक्लूडिंग द पेल्विक फ्लोर मसल्स, राइट. तो आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल कि गई. हम सर्जिकल ऑपरेशन से उसको फिक्स कर सकते हैं. हाँ, तो सर्जिकली अगर आप उसको फिक्स कर रहे हो तो आप उसमें स्ट्रेंथ नहीं ला सकते. स्ट्रेंथ तो आपकी एक्सरसाइज से साइड आएगी. इफेक्ट्स हैं उसके. तो अगर आपने उसको ठीक कर भी लिया, आप कुछ डे टू डे एक्टिविटीज करोगे, कुछ गलत मूवमेंट करोगे, इट इज अगेन गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन दैट, एंड दोज मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दैट प्रेशर. दैट कंडीशन में अराइज अगेन. आप बार बार तो नहीं सर्जरी करवा सकते, राइट. तो वही प्रिकॉशंस आपको अभी भी लेनी पड़ेंगी, जो कि आपको एक्सरसाइज करते करते लेनी पड़ेंगी. बट एक्सरसाइज करते हुए तो आप स्ट्रेंथ भी डेवलप करोगे, वो तो एक दिन ठीक हो जाएगा. बट ये सर्जरी करने से आपको बस वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, देखने में ठीक लग रहा है, बट द मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड फिर से वो कंडीशन आ सकती है. तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज. सो इट इज़ पॉसिबल कि कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है. सो इट्स बेटर कि आप अपने कोच की बात मानो, और जितने भी नेचुरली आप जिस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हो, ट्राई टू डू दैट. राइट. अगर किसी विमेन को डायस्टेसिस रेक्टाई वाली प्रॉब्लम है, उसको कैसे पता लगेगा? क्या वो खुद से एग्जामिन कर सकती है? डेफिनेटली. डायस्टेसिस रेक्टाई को एग्जामिन करने के लिए एक सेल्फ टेस्ट होता है, एंड आप उसको फिंगर से अपनी विड्थ को चेक कर सकते हो कि कितनी विड्थ है आपके मसल्स में. ऑल्सो टू बी वेरी श्योर आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो. अपनी एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड जब आप करवाओगे, यू मेंशन देम कि मुझे अपनी मसल्स के बीच में गैप पता करना है, तो दे राइट डाउन द गैप ऑल्सो, एंड डेप्थ भी. डेप्थ से आपको ये पता लगता है कि कितना स्ट्रेंथ है उस टिश्यू में जो उसको होल्ड कर रही है दोनों मसल्स को. तो टू बी वेरी श्योर किसी को फिंगर टेस्ट नहीं करना आ रहा तो वो
अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं घर पे ही। एंड इन फैक्ट अगर कोई मेरे साथ डायस्टासिस रेक्टाई का प्लान ज्वाइन करता है तो आई माई सेल्फ हेल्प देम टू चेक द गैप ऑनलाइन। कोई ऐसी क्लाइंट स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे रिलेटेड टू डायस्टासिस रेक्टाई? कुछ लोग सोचते हैं कि इसको ठीक करना क्यों है, हम ऐसे भी जी लेंगे, कोई बात नहीं, पेट ही तो निकला है, प्रेगनेंसी के बाद तो चलता है सब। तो अब ये जो कंडीशन है ये कितनी सीवियर है वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला फिंगर से हम गैप चेक करते हैं, तो द गैप रेंजेस फ्रॉम 3, जो हम जिसको हम डायस्टासिस कंसिडर करते हैं, 3 to more than 10 फिंगर्स। मतलब अगर किसी की मसल्स में अगर ये 2 मसल्स हैं, उनकी मसल में 3 फिंगर्स का गैप हो सकता है या 10 फिंगर से भी ज़्यादा का हो सकता है। वो इतनी ज़्यादा वाइड हो चुकी है। जितना सीवियर है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपको। कॉम्प्लिकेशंस कैसी? जैसे बैक पेन जो कि कहा, मसल्स अगर वीक है अब्डोमेन की, मोस्ट प्रोबेबली आपकी पेल्विक फ्लोर में भी कुछ इशू होगा, यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज, एक क्लाइंट थी जिन्होंने कहा कि मुझे 5 फिंगर्स का गैप था उनको, एंड तो मैंने उनको कहा कि आप प्लान ज्वाइन करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बेली बाइंड करके, कुछ लोग करते हैं कि चुन्नी से बांध लेंगे या किसी कपड़े से बांध के टमी टक कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये करके मैंने तो पहले भी ठीक की थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अभी भी हो जाएगी ठीक। तो उन्होंने वही किया। कुछ टाइम के लिए उनको लगा कि ठीक हो गया, पेट अंदर हो गया, ठीक है, लेकिन फिर वो साल बाद मेरे पास फिर से आई एंड तब तक वो हर्निया में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए था जो उनको लगा कि वो ठीक हो गया, बट वो क्योंकि उनकी एक्टिविटी वैसी ही रही तो वो और वर्स हो गया, क्योंकि वो मसल्स तो स्ट्रांग नहीं हुई थी एंड क्योंकि पुश मिलता जाता है पेट पे तो प्रेशर आता रहता है पेट से, तो क्योंकि हम मूवमेंट्स करते हैं बहुत प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से उनका जो कंडीशन थी और वर्स होके वो अम्बिलिकल हर्निया में कन्वर्ट हो गई। एंड अम्बिलिकल हर्निया इज नॉट इवन रिवर्सिबल, उसको आप सर्जरी से ही ठीक कर सकते हो एंड उसका और कोई तरीका एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकती, वो एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो सकती। स्ट्रेंथन जरूर हो सकती है मसल्स, फिर भी डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर आपका हर्निया हो गया है। ऐसे ही मेरी एक और कोई रिलेटिव भी थी, उनको तो मैंने देखते ही मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि आपको डायस्टासिस रेक्टाई है, तो उनको वो समझ नहीं आया, तो मैंने उनको बताया, चेक भी किया उनके सामने, मैंने बोला कि इसके लिए आप एक्सरसाइज करना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक्सरसाइज भी मुझसे पूछी, मैंने बताई, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब तक किसी के पैसे नहीं लगे होते ना तब तक वो कोई एक्सरसाइज को सीरियसली नहीं करता। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको फ्री में करवाया, और 2-3 कॉल्स भी ली थी, मैंने उनको अच्छे से समझाया, उन्होंने कुछ नहीं किया एंड उनका भी वो हर्निया में कन्वर्ट हो चुका है। तो नाउ देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू, सर्जरी करवाएंगे अगर उनको कुछ पेन वगैरह होगा, नहीं तो वो और भी वर्स होता जाएगा। सो दैट इज इट। ओके, जितने भी सेलेब्स हैं, लाइक I have heard Kareena Kapoor and Deepika Padukone, they all got pregnant, but they bounced back so easily and बहुत जल्दी इन्होंने कर लिया था. How did they do that? आप अपने आप को सेलिब्रिटीज से कंपेयर कर रहे हो. They have a lot of help. Okay. And if you missed out, वो लोग हमेशा से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से फिट हैं एंड आपने अगर नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, तो वो वर्कआउट प्री प्रेगनेंसी भी कर रहे थे। Okay. तो जैसा कि मैंने कहा, उनकी रिकवरी इजी हो जाएगी। उनके पास बच्चे संभालने के लिए तो दुनिया भर की हेल्प है, हर मदर के पास नहीं होती, 99% के पास नहीं होती। यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबडी विद योर बेबी, राइट। तो आपको अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कंपेयर नहीं करना है। और उनके लिए तो डाइट के लिए एक अलग हेल्प है, उनके लिए एक्सरसाइज के लिए भी कोच हैं। अगर आप देखोगे कि वो खुद से नहीं कर रहे हैं, वो भी कोच की हेल्प लेते हैं, तो कोच की हेल्प तो डेफिनेटली हेल्प्स। एंड उनके लिए खाना बनाने के लिए अलग है, बेबी का ध्यान रखने के लिए, उनका खुद का ध्यान रखने के लिए, झाड़ू पोछा कपड़े, उनको इन सब चीज़ों की कहाँ टेंशन है, राइट। तो यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद द सेलिब्रिटी। एंड
वो बाउंस बैक नहीं करते हैं, इट इज उन्होंने पहले इतनी अच्छी मेहनत की होती है कि उनके लिए बाद में रिकवरी इजी हो जाती है थोड़ी सी। ओके, यस। सो जो सोशल मीडिया का प्रेशर आजकल लोग लेके बैठे रहते हैं, तो वो मेन चीज़ तो भूल जाते हैं। एंड जैसा कि मैं हर बार लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि इट्स नॉट द प्रेगनेंसी, इट्स नॉट पोस्ट प्रेगनेंसी दैट यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, इट इज़ मच बिफोर दैट। अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं भी होना, देन ऑल्सो यू शुड एक्सरसाइज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, इट्स ऑल्सो अबाउट मैन। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब आप सोचो, अगर कोई कह रहा है कि मैं तो अपनी वेट रेंज में हूँ, मुझे क्या एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मैं फिट हूँ, मैंने अपने ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राइट। आपके ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब कुछ आपकी फिटनेस का इंडिकेटर नहीं है ना। आपकी फिटनेस उससे भी पता लगती है कि आप कितना दौड़ सकते हो, कितना चल सकते हो, आप काम करने के बाद कितना जल्दी थकते हो। अगर कल को आपके बच्चे आपको आपके साथ खेलने के लिए बोलेंगे, तो आपको ये नहीं कहना है कि बेटा बस मेरी तो कमर में दर्द है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, पहले से प्रिपेयर करना होगा। हाँ, तो अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम। एंड अगर आप अपने आप को अपने पेरेंट्स के साथ कंपेयर करो, तो आप देख रहे होगे कि जो इश्यूज वो आज फेस करते हैं, वो हम अपने 30s में ही फेस कर रहे हैं। राइट। And it is all because of thanks to the adulteration in food and हमारा lifestyle, pollution। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम नहीं चेंज कर सकते, हम adulteration वगैरह को नहीं इतना रोक सकते, but we can focus on eating better food। घर का खाना खा सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एंड अपनी एक्टिविटी। और इट इज़ नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी ग्रेट। जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ ऐसे नहीं एक्सरसाइज करनी है कि आपको बिल्कुल कुछ सुपरमैन बनना है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ जस्ट द बेसिक मूवमेंट। आजकल लोग वॉक कर लेते हैं, उनको लगता है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो वॉकिंग इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द बॉडी। इफ़ यू आर नॉट मूविंग, तो आप एक मशीन है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, उसमें जंग लग जाएगा, उसका क्या फ़ायदा है। राइट। तो एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है, लोग वॉक करने को ही बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। तो इसलिए आई वुड से कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कुछ टाइप की मूवमेंट्स को इंक्लूड करो। आई हैव हर्ड कि प्रेगनेंसी में ना विमेन को डाइट नहीं करनी चाहिए या फिर उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी गर्ल को पीरियड्स भी होते हैं, उसको बोला जाता है कि डोंट मूव योर बॉडी दैट मच। सो आपको क्या लगता है, इज दैट ट्रू और नॉट? Every pregnancy is different, everybody is different। तो ये सबके लिए जनरलाइज नहीं है कि प्रेगनेंसी में आपको कुछ वर्कआउट नहीं करना या कोई डाइट नहीं करनी। डाइटिंग बेसिकली मीन्स कि आपको घर का खाना खाना है, हेल्दी खाना है। आजकल लोग घर का खाना खाने को भी डाइटिंग समझते हैं, ये प्रॉब्लम है। राइट। एंड रही बात एक्सरसाइज की, तो आपने पहले के लोगों को देखा होगा तो वो तो सब कुछ करते थे, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अगर आप ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हो एंड देन यू आर स्टार्टिंग विद सम एक्सरसाइज, देन व्हाट इज़ द हार्म? अनलेस आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से दैट यू आर नॉट फिट इनफ टू एक्सरसाइज, आपको नहीं करनी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तब आपको नहीं करनी चाहिए। बट इफ़ योर डॉक्टर हैज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग एक्सरसाइजेस। इन फैक्ट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड योर बेबी। सो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं विच मेक्स दैट बेबी टू कम आउट ईजीली, डिलीवरी में हेल्प करती हैं, थोड़ा इजी डिलीवरी के लिए। यस, ऐसी होती हैं। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस हम करते हैं, पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। बट उससे ये नहीं है कि डिलीवरी आपकी नॉर्मली होगी। कुछ लोग ये सोच के करते हैं कि बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने का और नॉर्मल डिलीवरी होने का एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर कोई नहीं भी एक्सरसाइज कर रहा हो, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके भी सी सेक्शन होते हैं। तो आप ये सोच के एक्सरसाइज मत करो
कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है। आप ये सोच के करो कि आपको अपनी रिकवरी बेटर करनी है, आपको उतना स्ट्रेंथ गेन करनी है कि आप बाद में स्ट्रेस आउट ना हो, एंड आप कंफर्टेबली अपना प्रेग्नेंट फेज एंड अपना पोस्ट प्रेगनेंसी फेज भी बहुत कंफर्टेबली बेसिकली डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की बॉडी है, कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं। यस, सो डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है, कुछ टाइप की प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, कुछ एक्टिविटीज़ को मना किया है, तब डेफिनेटली आप डॉक्टर के साथ जाओ। लेकिन अगर इन जनरल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट इज़ ऑल गुड टू स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट्स। ओके अच्छा, डाइट को लेके बहुत लोगों के कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि अगर हम कम खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, या फिर एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। हाँ, बहुत कम खाना खाते हैं। डाइटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं होता। ओके डाइट फॉलो करने का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं आप वो खाओ। सो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। लेकिन आजकल की डाइट में हमारी प्रोटीन डेफिशिएंट होती है थोड़ी सी। प्रोटीन उसमें हम ज़्यादा नहीं खा पाते क्योंकि यूजुअली जो फूड्स अवेलेबल होते हैं उनमें कार्ब्स ही ज़्यादा होते हैं या फैट्स ही ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे या तो या फिर कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। तो प्रोटीन के जो बेस्ट सोर्सेज हैं, जो मेजर सोर्सेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वेज, एग्स हो गया। वेजिटेरियन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, बट यू कैन स्टिल गो फॉर पनीर, सोया एंड मिल्क कर्ड। मतलब ये तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी इनमें प्रोटीन है, बट या मेजर जो सोर्सेज होंगे वेजिटेरियन में पनीर हो गया, थोड़ा बहुत दाल, सोया, राइट? हाँ, सोया ऑल्सो। एंड ऑल्सो यू कैन सप्लीमेंट, यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट योर डाइट विद वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज नथिंग कि हार्मफुल फॉर योर बॉडी, राइट? वो कोई ऐसे दवाई नहीं है, कुछ मेडिसिन नहीं है। इट इज़ मेड आउट ऑफ मिल्क। आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो उसको अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है पूरे दिन की। ओके यस। सो एक और चीज़ जो आपने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सारी अलग अलग टाइप्स की डाइट है। एवरी डाइट जो भी अगर आप वेट लॉस को टारगेट कर रहे हो, जो आप फॉलो कर रहे हो, इट ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, तो आपकी बॉडी को एक मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है पूरे दिन में वर्क करने के लिए। अगर आप उन कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी खुद ही फैट बर्न करने लगेंगी एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट। सो बेशक वो कैलोरीज आप किसी पिज़्ज़ा बर्गर से खाओ या आप घर के खाने से खाओ, बट डेफिनेटली घर का खाना खाना एंड लो कैलोरी फूड से उसको पूरा करना वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उससे आपका पेट तो भरेगा। एक पिज़्ज़ा बर्गर में 1000 कैलोरीज होंगी तो उससे आपका पेट नहीं भरने वाला, एंड इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस एज वेल। तो डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आपको भूखा रहना है। अगर आप राइट काइंड ऑफ फूड खा रहे हो तो आपको कभी भूख नहीं लगेगी डाइटिंग करते हुए। इनफैक्ट मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मैं उनको खाना देती हूँ, वो कहते हैं इतना खाना हम नहीं खा सकते हैं, ये डाइट तो नहीं लग रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब बोलते हैं। मतलब एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने बोला होगा कि मुझे भूख लग रही है डाइट करते हुए। तो इट डिपेंड्स कि एक तो पोर्शन कंट्रोल हो गया, आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट हो गई, एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर लो, दैट इज the main what is dieting. Yes, that is what is dieting. It is not some special kind of food जो खा के आप पतले हो जाओगे। ऐसा कोई फूड नहीं होता जिसको खाने से आप पतले हो जाओगे या जिसको पीने से आप पतले हो जाओगे। दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं, आपका डाइट भी और एक्सरसाइज भी। अगर आप दोनों को, हाँ बिल्कुल, डाइट से वेट कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें कोई डाइटिशियन या कोई न्यूट्रिशनिस्ट बोल रही है कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये डाइट फॉलो करो, आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि वो खाना ही इतना कम दे रहे होते हैं और उन केसेस में भूख लगती है। बट आप ये सोचो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, योर बॉडी इज मेंट टू मूव,
आप उसको मूव ही नहीं कर रहे हो, उसमें स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आपको सिर्फ दिखने में पतला नहीं होना ना, आपको इंटरनली भी तो हेल्दी रहना है, आपको हेल्दी फील भी तो करना है। आप चलो फिरो, आप कुछ एक्टिविटी करो, आप थको ना, आपको अच्छा फील हो। यू शुड फील स्ट्रॉन्ग। अगर आप कुछ सामान उठा रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, यू शुड फील गुड इन दैट, राइट? यू शुड नॉट फील कि बस मेरी उम्र हो गई है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो इट वुड बी रियली गुड। प्रकृति, आप एक लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो हमारी न्यू मदर्स को? बिल्कुल। तो जितनी भी न्यू मदर्स सुन रही हैं या मदर्स सुन रही हैं, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप बेशक 1 मंथ पोस्टपार्टम हो, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी हो, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने मर्जी साल हुए हो आपकी प्रेगनेंसी को, आप आज भी रिकवर कर सकते हो, आप आज भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, आप आज भी अपनी प्री प्रेगनेंसी शेप में वापस आ सकते हो। और अगर मदर्स आ सकती हैं तो डेफिनेटली कोई भी आ सकता है। तो जो भी कोई देख रहा है, आई वुड रियली टेल देम कि आप अपनी फिटनेस जर्नी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, एंड यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी गुड अबाउट दैट आफ्टर दैट। एंड आई होप जितने भी मदर्स इस एपिसोड को देख रही हैं उनको ये बहुत इंस्पिरेशनल लगा होगा, बहुत मोटिवेशनल लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच प्रकृति फॉर जॉइनिंग दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।